ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र थे पाकिस्तान की ओर से, आबिद हसन साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 2030 तक शायद लोन लेगा, और यह बांग्लादेश इस हालत में आएगा कि वो पाकिस्तान को लोन दे सके। तो पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं हूं सज्जाद। मैं हूं मोहम्मद नईम। तो गाइस, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो करेंगे पाकिस्तान के एक साबका बैंक, एक्स पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के आबद हुसैन जी हैं जी, एडवाइज़र थे वो, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। तो उस बारे में इंडियन मीडिया जो है, इंडियन अंकल जो हैं वो कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, और ये सारी बात आपको डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा। और इसके ऊपर बांग्लादेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं, ढाका एक्सप्रेस की अगर बात करें तो उसमें भी इस न्यूज़ को शाया किया गया है, पब्लिश किया गया कि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड बैंक के साबिक एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो पाकिस्तान को हो सकता है 2030 में बांग्लादेश से कर्जा लेना पड़े, मतलब लोन हमें लेना पड़े। हाँ, मैं भी। तो उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया जी, और उन्होंने पाकिस्तान को एनालाइज करते हुए और बांग्लादेश, और नहीं भाई, अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो ये एक चीज़ तो इधर क्लियर हो जाती है ना कि बांग्लादेश जो है वो ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। डाउट नहीं। हम वीडियो देख रहे हैं जिस तरीके से, और इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो ग्रो कर रहा है। तो पहले अंकल का ये वीडियो देखते हैं, इंडियन अंकल कि वो क्या बात करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। अरे दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आजकल बड़े कमाल की चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, ख़ासतौर से पाकिस्तान से न्यूज़ आती हैं। और एक आबिद हसन साहब का आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि वर्ल्ड बैंक में पुराने पाकिस्तान के देखा जाए तो ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, और उन्होंने लिखा है, और ये इनका लेख आर्टिकल बड़ा पॉपुलर हो गया। उसकी पूरी की पूरी न्यूज़ आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर भी आई हुई है। यही बात वो हम कर बहुत रहे तारीफ़ थे की वहाँ। गई है कि जिस ढंग से बांग्लादेश ने ग्रोथ की है, वो पाकिस्तान जो है वो उसको देख रहा है, वो टर्मोइल में है। और हेडलाइंस क्या हैं? हेडलाइंस ये है कि पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030। कि ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र थे पाकिस्तान की ओर से, आबिद हसन साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 2030 तक शायद लोन लेगा, और यह बांग्लादेश इस हालत में आएगा कि वो पाकिस्तान को लोन दे सके। तो पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030 ये होने जा रहा है। तो ये देखिए कैसी कैसी खबरें आती हैं आजकल, और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान इस ढंग से जिस ढंग से काम कर रहा है और चल रहा है, आगे बढ़ता रहा, तो ये पॉसिबिलिटी कि 2030 में हमें बांग्लादेश के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और उनसे कहेंगे हमारी मदद करो। हासन जो थे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स रिफॉर्म के भी चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बिजनेस एज़ यूजुअल ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बांग्लादेश से भी पैसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 2030 तक। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल में उनका ये आर्टिकल आया है, और ये पाकिस्तान बेस्ड लार्जेस्ट इंग्लिश डेली पब्लिश फ्रॉम द कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड लंदन का इशू भी इनका आता है। इस आर्टिकल में जो मेन फीचर जो यहाँ दिए हुए मेरे सामने, ये तो मुझे जो न्यूज़ मिली वो सारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका से मिलती है, उसके अंदर उनको रिप्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल नहीं दिया है, मेन पॉइंट्स दिए हैं, मैं वही दोहरा रहा हूँ आपको। तो हासन अप्रिशिएटेड द बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड इट्स प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। उन्होंने कहा कि 2030 तक बांग्लादेश इकॉनमी का पावर हाउस बन जाएगा। अगर जीडीपी अभी जितनी चल रही है 6-7-8% पे इतनी चलती रही, तो आप यकीन मानिए कि 20 साल पहले बांग्लादेश की जीडीपी थी वो दरअसल देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी थी पाकिस्तान से, और आज वो पाकिस्तान से डबल है। उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, ये जादू है कि आज बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है, और बांग्लादेश हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। उनका कहना है कि 20 साल में बांग्लादेश की पर कैपिटा ग्रोथ जो है, जीडीपी पर कैपिटा, 500% बढ़ा है, पाकिस्तान का भी दुगना हो गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के जो एडवाइज़र रहे हैं आबिद हसन साहब, इनका कहना है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक मिरेकल है, ये इसलिए हुआ कि इन्होंने मज़हब को, धर्म को, रिलीजन को इकोनॉमी से अलग कर दिया, राजकाज से, स्टेट से अलग कर दिया। इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल नहीं किया, और चाहे इकॉनमी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस हो,
रिलीजन कहीं नहीं है। लोग जाएं अपना रिलीजन घर में जाएं, वहाँ पे उनको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मॉस्क में जाना है, या उनको नमाज़ पढ़नी है, पूजा करनी है, अपने घर में करें या मॉस्क में करें। जब आप बाहर आ गए, काम करने को आ गए बिजनेस में, फिर वहाँ रिलीजन का कोई काम नहीं। ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया स्टेट से। अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो क्या हर गवर्नमेंट जो आती है वो भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने जाती है कि हमें पैसे दे दो। अभी कहते हैं कि हम तो कर्जे के अंदर डूब गए हैं, डूब नहीं रहे हैं, डूब चुके हैं। हमारी ग्रोथ हमारे पास है नहीं, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। जो आज की गवर्नमेंट है वो भी वैसी जैसे पहले थी। तो पाकिस्तान की जो हमारी आज कंडीशन है उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ये उनका ये कहना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी क्या कर लेंगे, कब तक वो भी हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हमारी मदद करते हैं वो लोग, लेकिन वो भी कब तक मदद करेंगे जब हम अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते, तो वो भी क्यों करेंगे। आबिद हसन साहब ने कहा कि करप्शन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और साथ में टेररिज्म, आतंकवाद, उन्होंने कंट्री को गर्त में पहुंचा दिया है, बिल्कुल मेस कर दिया है वहाँ पर। और इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि पूरे जैसे लूट के खा जाएं। द मोस्ट ग्लेयरिंग उसमें कहते हैं कि एग्जाम्पल है जो रैकलेस पॉलिसीज़ हैं उनकी। जितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं उतनी कर लेते, इनकम है नहीं जो स्पेंडिंग करते रहते हैं। फॉरेन से कर्जे लेके स्पेंडिंग करते हैं, अपने ऐशो आराम करते हैं। आगे लिखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्टोरी देख रही हो तो बांग्लादेश की देखो। और ये कहते हैं कि हमारा जो देखा जाए तो सेविंग्स कुछ है ही नहीं, और बांग्लादेश का सेविंग 30% है और पाकिस्तान 15% है, वो भी आधे पे। वो कहता है पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हो गया खर्चे के अंदर करने के अंदर, पैसे के मामले में इररिस्पॉन्सिबल है। इम्पल्सिव पॉलिसीज़ हैं, यानी कि जो मन में आता है वो करते हैं। तो ये लोगों का पैसा जिस ढंग से बर्बाद कर रहे हैं आप यकीन नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि सन 2000 में 20 साल पहले, 21 साल पहले पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बांग्लादेश से 2 गुने थे, डबल थे। आज ये कंडीशन है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट उसके बाद 700% बढ़ गए। आज वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से 3.5 टाइम्स हैं, यानी कि 350% ज़्यादा हैं। उनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और उनके अपने इंपोर्ट्स भी अच्छे हैं। एक्सचेंज रेट भी 85% पे है पर डॉलर के, और हम लोग तो 160 पे, आधे पे। तो हमसे हमारी करेंसी जो पाकिस्तान की है वो बांग्लादेश की करेंसी से आधी है, यानी कि 1% में 2 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। उन्होंने एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो एक कहा कि बैड पॉलिसी देखो, कहता हम हर साल $3 बिलियन की कार और फ़ोन इंपोर्ट करते हैं। कहता आप यकीन मानेंगे कितनी ज़्यादा बर्बादी हम कर रहे हैं। $3 बिलियन की कार्स और फ़ोन्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। कहता है पिछले 20 सालों के अंदर बांग्लादेश का फिस्कल डेफिसिट मुश्किल से 3% है और पाकिस्तान का डबल से भी ज़्यादा है, 6-7% है, वो भी मुसीबत है। तो 20 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो पर कैपिटा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है $4000 है और बांग्लादेश की आधी है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश पैसे मनी समझ कर खर्च करता है और पाकिस्तान ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पर डेवलपमेंट सोशल इंडिकेटर्स वगैरह ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे बहुत कमज़ोर हैं। अब ये भी कहना है कि हसन साहब का कि पाकिस्तान स्पेंट डबल फॉर वर्स आउटकम and government spending in Pakistan has been reckless based on the uninformed belief that the higher spending leads to growth। पाकिस्तान सरकार समझती है कि ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं जहाँ से कुछ वापस नहीं आता है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल ट्रेड पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और उनका जो कर्जा है 600% हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू का, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो कर्जा है वो जो क्या कहते हैं कि 80% तक है, 80%। आप सोच सकते हो कि बहुत ही कम है देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे फिर लिखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, लोग पैसा लगाना नहीं चाहते, जबकि बांग्लादेश में इंडस्ट्री आती है, जापान आता है, बाकी लोग आते हैं, सारे आते हैं। FDI की पॉलिसी में भी ऐसा है कि वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मस्ट रीडबल एफर्ट्स टू एक्सेलरेट एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड कर्टेल अननेसेसरी इंपोर्ट्स टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट, वाइल टैक्स पॉलिसीज एंड बिजनेस इकोसिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड सो दैट
एक्सपोर्टिंग हैज़ द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू ऑल अदर बिजनेसेस केटरिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट। बहुत अच्छा लिखा है लोगों ने यहाँ पे। इनका आर्टिकल ख़त्म होता है, लास्ट पैरा था यहाँ पे, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका से है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। और एक एक करके पाकिस्तान से अब लोग निकल के आ रहे हैं जो बांग्लादेश की तरक्की की तारीफ़ कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। ओके गाइस, तो ये आर्टिकल पढ़ा जा रहा था, आर्टिकल जो कि ढाका के न्यूज़पेपर में भी छपा है, बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार है उसमें भी छापा गया इसको। और पाकिस्तान के जो एक्स वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र हैं आबद हसन, उन्होंने इसको बहुत डिटेल में, और उन्होंने बहुत गुस्सा भी निकाला है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें फ्यूचर में बांग्लादेश से मतलब जो है वो लोन लेना पड़ सकता है 2030 में। हाँ। और बातें ये भी सही है नहीं भी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंस करती है, खर्चे करती है, बेशक इनकम नहीं है लेकिन खर्चे क्या करती है, किसी से पकड़ा। अब मेरे एक चीज़ है ना, मैं इस हिसाब से मैनेज करूँ या अपने मैं एक्सपेंस उस जगह पे करने चाहिए जहाँ से कुछ रिटर्न भी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना तो ये चाहिए कि यार प्रोजेक्ट वो उसके ऊपर काम करो जहाँ से आमदनी आए, फ्यूचर में आपको मतलब कुछ बेनिफिट मिले। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो होते हैं मतलब कोई भी आया तो फजूल जो प्रोजेक्ट्स हैं और महंगे प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं, सिर्फ हाँ, करप्शन ऐसे ही है। करप्शन हाँ, बहुत है यार, बिल्कुल है। करप्शन मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए में एक काम हो रहा है तो उसके ऊपर इन्होंने 4 करोड़ लगा देने हैं। 4 करोड़ ठीक है, ऐसे ही। 3 करोड़ जो है वो अपनी जेब में जाएगा और 1 करोड़ से वो नाकस काम करेंगे, हर काम जो है वो नाकस होगा और महंगे जो है वो डीलिंग होगी। तो ये होता आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो ये सज्जाद भाई शुरू से ही होता आ रहा है, इसी वजह से तो बांग्लादेश अलग देश बना। बिल्कुल। वो देखा नहीं था, तब भी यही था। देखो कि वेस्ट के जो पॉलिटिशियंस थे, हाँ। ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने उठाया नहीं भाई, कि वेस्ट पाकिस्तान के तब के जो पॉलिटिशियन थे, ईस्ट पाकिस्तान का जो पैसा होता था वेस्ट में फजूल लगा देते बिल्कुल थे ऐसे। ऐशो आराम के लिए। और जो गाड़ियों की बात हुई है कि इतनी इंपोर्ट पाकिस्तान करता है, ऐशो आराम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये है कि आप पाकिस्तान में आकर देखें, अगर कोई आम कॉमन लोग हैं वो भी गाड़ियों के ऊपर घूम रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। मतलब गाड़ियों के ऊपर चढ़ना नहीं भाई, वो भी जितना ज़्यादा गाड़ियाँ आप चला रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन गाड़ियों का फ्यूल भाई कंजप्शन होनी है, उसके ऊपर भी सज्जाद पैसा ज़ाया होना है। भाई वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए ना, जो मिडिल क्लास तबका होता है ना, वो भी गाड़ी लेने से डरता बांग्लादेश है। की एक चीज़ आपने देखी होगी कि अभी भी वहाँ पर वो बाईसाइकिल, हाँ, रिक्शा जो होते हैं, हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है वो ऐशो आराम को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब क्या है कि यार इंजन वाली गाड़ी हो, बाइक हो, रिक्शे हो, लेकिन क्या है कि फ्यूल वाले हों जो फ्यूल के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल तो पैसा लगेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं तो अभी भी साइकिल रिक्शा बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलता है। एक तो बंदे की सेहत भी ठीक रहती है, दूसरा पैसे की भी बचत होती है। पैसे की बचत होती है। और अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी आ रही हैं बांग्लादेश में। इलेक्ट्रिक रिक्शा हमने देखा था कि उन्होंने रिक्शे निकाले हैं तो इलेक्ट्रिक निकाल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यार अवाम का भी नहीं भाई, कहीं ना कहीं कुछ कसूर है बिल्कुल है कि अवाम भी ऐशो आराम में पड़ी हुई है, महंगाई होती है, कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अवाम के पास पैसा बहुत है, बिल्कुल वही पाकिस्तान में अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कर्जा लिया लगा दिया, कर्जा लिया लगा दिया। बंदा पूछे तो वापस भी करना है भाई, किसी ऐसी प्रोजेक्ट पे लगाओ, किसी ऐसे काम के ऊपर लगाओ कि जहाँ से कुछ आपको आउटपुट भी मिले। ये नहीं कि इनपुट देते जाओ आउटपुट हो ही ना। और पाकिस्तानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे भाई, बाहर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के मतलब एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो बाहर से क्या खाक कंपनी आएंगी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो स्टेप लेने चाहिए, सोचना पड़ेगा। और रिफॉर्म्स हो रही हैं पाकिस्तान में, ये नहीं हो रहा कि नहीं हो रही, अभी रिफॉर्म्स बहुत हो रही हैं। और आपको यही एक जो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल हालात है पाकिस्तान में। तो आपको ये पता होगा कि जब भी रिफॉर्म्स होती हैं तो टाइम मुश्किल होता है। जब बंदा तरक्की की तरफ बढ़ता है तो पहले मुश्किलात आती हैं, मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं एग्जांपल आपको अर्तुगरुल गाजी, अगर आप ड्रामा देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब अर्तुगरुल अपना कबीला, वो सारा कुछ काई कबीला उधर से छोड़कर वो हिजरत करते हैं तो उनके ऊपर कितनी वहाँ पर मुश्किलात आती हैं, आखिर वो बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। यही चीज़ है कि मेहनत शुरू में अभी हमें मुश्किलात आएंगी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, दें इजाज़त, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।